हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। तो फाइनली हमारा सेकंड चैप्टर अपलोड है हो गया है क्लास 9th का इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये चैप्टर पहले मैं आपको पेजेस दिखा देती हूँ, मैंने नोट्स कैसे बनाया। दिस इज द फर्स्ट पेज, द सेकंड पेज एंड द थर्ड पेज, मतलब फ्रंट एंड बैक एक पेज है और एक और पेज है। ठीक है, तो एंड ये अराउंड आधा पेज ही है, तो ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं है, फ्रंट एंड बैक ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आधा और पेज। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ऑब्वियसली मुझे कंप्लीट करने थे नोट्स और वो सिंगल एक पेज में आ ही नहीं सकता था। वो सिंगल पेज में अगर मैं कवर करती तो पूरा चैप्टर कवर नहीं होता, अगेन आपको 2-3 बुक्स उठा के देखनी पड़ती। सो इसीलिए मैंने एटलीस्ट 2 पेजेस रखे हैं। सो वील स्टार्ट विद द चैप्टर। नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप नोट्स ले सकते हैं, और अगर आपको वैसे चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आपको नोट्स मिल सकते हैं। सो वील स्टार्ट विद द चैप्टर। मैटर क्या होता है? मैटर का बेसिक डिवीजन इज इन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो मैटर की दो बेसिक क्या डिविजन्स हैं? प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। दो तरह के सब्सटेंसेस को मैटर को दो सब्सटेंसेस में डिवाइड किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दोज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल एंटिटी एंड विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। तो ऐसे सब्सटेंसेस को प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से बने, उन्हें मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इनके बीच का डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभार लिखना। एलिमेंट्स आर दोज विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे जितने भी एटम्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम्स हो गए। तो ये सारे एटम्स को क्या बोला? ये सब क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स क्या है? जो दो या दो से ज्यादा एटम्स से बने, उन्हें कंपाउंड्स बोला। जैसे H2O किससे बना है? हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम्स लिए और एक ऑक्सीजन का, तो H2O बना। ये क्या है? हमारा कंपाउंड। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारा कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स की दो बेसिक कैटेगरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमो मतलब सेम, तो होमोजीनियस मिक्सचर्स मतलब दोज मिक्सचर्स विच आर सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। शॉर्ट में लिखे जिनकी कंपोजिशन सेम हो, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। लेकिन जिनकी वेरिएबल कंपोजिशन हो, जैसे फिक्स ना हो कि इतना नमक, इतनी चीनी, इतना पानी, तो ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा? हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? अल्कोहल एंड वाटर। आपने देखा होगा अल्कोहल एंड वाटर जब मिक्स होता है तो उसमें कंपोजिशन ऐसा नहीं होता कि अल्कोहल इतना या पानी इतना अलग से दिखता नहीं है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। लेकिन सैंड हो गया, एयर हो गया, दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो यह दो दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको सबके करने हैं। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आपको दिख रहा है ये चीज जो है, आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये वाली चीज जो मैं भी पढ़ाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे चैप्टर की यही होती है। मतलब ये तो हर ऑल्टरनेट ईयर क्वेश्चन आ ही सकता है। आपके एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले होंगे या हो चुके होंगे, आई डोंट नो, बट ये एंड में आपके बहुत काम आने वाले नोट्स, बिकॉज पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये 1 पेज नोट्स पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर्स है। हमने पढ़ लिया होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, जैसे चॉक इन वाटर, चॉक जब पानी में होती है तो आपको दिख रहा है कि वो अलग से ऊपर ऊपर घूमती है, ऐसा नहीं है कि मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाए, है ना, तो सस्पेंशन है ये। ऐसे ही सैंड एंड वाटर, अगर मिट्टी और पानी का मिक्सचर है तो वो भी क्या है? सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ फिर समझाऊंगी। मिल्क और जेली, ये सब चीजें क्या है? फॉग, मिल्क, जेली, ये कोलॉइड्स है। कोलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो पहले ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, या फिर इसका सिंपल नेम सिर्फ सॉल्यूशंस भी हो सकता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स है। इसका जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर। क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, इसलिए वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज। जब चीनी और पानी का सोल्यूशन बनाते हो तो अलग से चीनी उसमें नहीं दिखती है जब आपने पूरा डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू सर्टेन पार्टिकल्स। ठीक है, सॉल्यूशंस में क्या होता है? दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन।
सिंपल फिल्ट्रेशन से इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। जबकि सस्पेंशन में क्या है, दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। यहाँ लिख रहे हैं लेस देन 1 नैनोमीटर, यहाँ का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, दैट इज ग्रेटर देन, बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब इसके कंपैरिजन में, ये जो सोल्यूशन है इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। द पार्टिकल साइज इज greater than 100 nanometer, they do not show Tyndall effect and they cannot be separated by filtration. I'm sorry, they can be separated by filtration. इन्हें filtration के मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। रीजन इज बिकॉज पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स का बेसिकली जो पार्टिकल साइज होता है ना, वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के कहीं बीच का होता है। ठीक है, तो ट्रू सोल्यूशन से तो बड़ा होता है उनके पार्टिकल का साइज, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। तो पार्टिकल साइज दिया हुआ 1 to 100 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। ठीक है, दे शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट में बता चुके हो क्या होता है। एंड दे रिक्वायर स्पेशल टेक्निक सच एज सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये सिंपल फिल्ट्रेशन से काम नहीं चलता, इनके लिए स्पेशल टेक्निक्स चाहिए होती है इन्हें सेपरेट करने के लिए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है अलॉयज। अलॉयज क्या होता है, पहले मैं पूरा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ आपके लिए। सो आई विल जस्ट क्लियर दिस स्क्रीन। सो अलॉयज क्या होते हैं, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, ध्यान रखना, ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स हो, या फिर मेटल और नॉन मेटल हो, एक मेटल और एक नॉन मेटल हो, तो ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर्स को अलॉयज बोलते हैं। अलॉयज की डायरेक्ट डेफिनेशन लिखनी आ जाती है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, सिंपल मेथड से उन्हें नहीं सेपरेट किया जा सकता। एग्जाम्पल है ब्रास विच इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, ब्रास जिंक और कॉपर का अलॉय है जिसमें 70% कॉपर है एंड 30% जिंक है। ठीक है, अब इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें डिसॉल्व किया, ये मैंने अपने वीडियोस में भी बता रखा है, आपको अगर पूरे चैप्टर की वीडियोस देखनी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे पूरा चैप्टर। सॉल्यूट क्या होता है, जिसमें डिसॉल्व किया, और सॉल्यूट क्या होता है जिसको डिसॉल्व किया, और सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें डिसॉल्व हुआ, है ना। तो जो लार्जर क्वांटिटी में चीज प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं जनरली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड कर रहा है हम सॉल्यूट की सोल्यूशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं या फिर सॉल्वेंट के साथ। अगर क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। अब इसमें 2 आता है, मास बाय मास परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जब वॉल्यूम देखा हो तो मास बाय वॉल्यूम कर देना मल्टीप्लाइड बाय 100, और अगर मास दे रखा हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये फॉर्मूला पे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बाकी इतना मुश्किल नहीं आता। ठीक है, इसके बाद है नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ये आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके हमेशा। टिंचर ऑफ आयोडीन तो फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स का जरूर पूछा जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, सॉल्यूट क्या है आयोडीन, और सॉल्वेंट कौन है, अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसे ही सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर भी एक सोल्यूशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सोडा वाटर या जनरली जो वाटर होता है जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडा होता है, वो क्या होता है, सोडा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। ठीक है, तो ये इसके बाद हमारे सेपरेशन टेक्निक्स पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है चैप्टर का। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में से यही सब क्वेश्चंस बनते हैं जितने मैंने कवर करवा दिए। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है सेपरेशन टेक्निक से रिलेटेड। अब वो जो 4 या 5 पेजेस में चैप्टर कवर्ड है उसको मैंने यहाँ पे एक पेज में कवर कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, मैंने एक टेबल सी फॉर्म कर रखी है और इसमें पूरा मैंने कवर कर रखा है। ये मैं वापस आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज द टेबल, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ये है टेबल जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ये हाफ पेज की, इसमें आपका पूरा कवर है, पूरी समरी है एक एक चीज की। सो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारी सेपरेशन टेक्निक। सबसे पहले है टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक, टेक्निक का नाम है इवापोरेशन। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल या तो प्रिंसिपल आ जाता है टेक्निक का या उसके एप्लीकेशंस, और अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है तो दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है इवापोरेशन का, वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल मतलब जो जल्दी इवापोरेट हो सके, जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाए, ऐसे कंपोनेंट को वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं हम। ठीक है, तो वोलेटाइल कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट है यानी वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, ठीक है, इसलिए तो वो जल्दी उड़ जाएगा ना, इवापोरेट जल्दी इसलिए होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो वोलेटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं इवापोरेशन का।
इसके बाद है क्रीम फ्रॉम मिल्क। अच्छा, इसके कोई एप्लीकेशंस नहीं है, एज सच आप अपने आप लिख सकते हैं इवेपोरेशन के एप्लीकेशंस, बट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने बनाया तो उसमें कुछ नहीं मेंशन। क्रीम फ्रॉम मिल्क को सेपरेट करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका प्रिंसिपल आपको याद होगा। डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एट द बॉटम व्हाइल द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। बहुत तेजी से हम जब घुमाते हैं तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं यानी जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ऊपर ही तैरते रहते हैं। यही प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कोलॉइड्स जो होते हैं उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक से सेपरेट करते हैं। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए तब हेल्पफुल होगी जब आपने चैप्टर पूरा पढ़ रखा है, या फिर तब जब आपको कम टाइम में बहुत सारा पढ़ना है, तब आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, डायग्नोसिस, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये इट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में कभी बार इम्प्योरिटी या कोई भी चीज एक्सटर्नल कोई भी सब्सटेंस है तो हम सेंट्रीफिकेशन टेक्निक यूज करते हैं। यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम एंड यूज टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वॉश क्लोथ्स। जो ड्रायर वाला सेक्शन होता है मशीन का, वहां पे क्या होता है, जब क्लोथ्स ड्राई होते हैं तो आपने देखा होगा वो मशीन बहुत तेजी से घूमती है और सारा पानी निकल आ जाता है। तो वहां हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं, सेंट्रीफिकेशन टेक्निक, जो बहुत तेजी से मशीन घूमती है और सारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं, तो यही टेक्निक यूज हो रही होती है वहां पे। इसके बाद है अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स कौन होते हैं, वो वाले लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड्स जैसे ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर का जब भी कोई लिक्विड आप देखोगे, ऑयल को वाटर में ऐड किया या वाटर को ऑयल में ऐड किया, तो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, तो दीज आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, immiscible liquids separate out in layers depending on their densities। जिस जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे, जो डेंसर लिक्विड होगा वो नीचे की तरफ होगा और जो लाइटर लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। जैसे ऑयल इन वाटर, अगर आप देखें ऑयल और वाटर मिक्स हो तो पानी क्या होता है, नीचे रह जाता है और जो ऑयल है वो ऊपर तैरता रहता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, तो आप उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। पूरा कवर कर रखे मैंने ये चैप्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नोट्स रिवाइज कीजिए, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, आपको कुछ भी और हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डाई। तो डाई के जो बहुत सारे कंपोनेंट्स है उसे हम क्रोमैटोग्राफी के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। टेक्निक का नाम क्रोमैटोग्राफी है। प्रिंसिपल क्या है, दैट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो ये जो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है ये वहां तब यूज होती है जब ऐसे कोई दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट्स हो जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा हो। आपको याद होगा इस टेक्निक में हम एक पेपर लेते हैं, यहाँ पे एक डॉट बनाते हैं और ये डॉट ऊपर राइज करती है, हम कलर देखते हैं। ठीक है, ये वाली पूरी टेक्निक क्रोमैटोग्राफी थी, एनसीईआरटी में दी हुई है और अपनी वीडियोस में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप चैप्टर की, उसमें आपको मिल जाएगी ये सारी टेक्निक्स। ये आई करके ऊपर एक लिंक होगा जहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वाली चैप्टर की। डिटेल में मैंने एक एक चीज, एक एक टेक्निक एक्सप्लेन कर रखी। The colored component that is more soluble in liquid rises faster। तो क्रोमैटोग्राफी के दोनों चीजें, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जो आप कंपोनेंट है, जो भी यहाँ डॉट लगा रहे हैं, और वो वाली जो डॉट है उसमें लेट सपोज दो अलग अलग कलर्स हैं। ठीक है, वो वाला कलर जो ज्यादा सॉल्युबल है वो जल्दी ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो आपको यहाँ अलग अलग कलर्स दिख जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। लेट सपोज हमने यहाँ वाटर ले लिया सॉल्वेंट, तो वाटर में ये वाला जो कलर्ड कंपोनेंट है कितना ज्यादा सॉल्युबल है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ऊपर ये राइज करेगा। ठीक है, तो इसके सेपरेशन, इसकी यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट कलर्स फ्रॉम डाई। डाई में अलग अलग कलर्स होते हैं ना, तो उनको इसी तरह सेपरेट करते हैं, अलग अलग कलर्स वो दिख जाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। तो नेचुरल कलर में भी अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स मतलब अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम इसी तरह सेपरेट करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो ब्लड के मिक्सचर से अगर आपको ड्रग्स सेपरेट करने हैं तो भी यही कलर्ड के बेसिस पे, क्रोमैटोग्राफी के बेसिस पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। अब मिसिबल क्या हो गए, जो आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं। टेक्निक क्या यूज होगी यहाँ, डिस्टिलेशन। प्रिंसिपल या फिर इसकी मेजर पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, प्रिंसिपल तो नहीं है एग्जैक्टली बट ये मेजर पॉइंट है। अगेन एक बार सारा हटा देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। सो आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस। हाँ, तो मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स
used for separation of those miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। आपको याद होगा इसका बहुत कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम था, ठीक है। ऐसे करके एक रिएक्शन वेसल होती है, यहाँ एक फिल्ट्रेशन ट्यूब होती है और दूसरी जगह पे लिक्विड जा रहा होता है। अगेन डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अगर किसी को डीप में पढ़ना हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं फटाफट से रिविजन करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहेगा ये। सो इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दोज मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। Let's suppose there are two liquids, दो liquids हैं जिनके बीच में बहुत ज़्यादा difference है, जैसे एसीटोन और वाटर, इन दोनों के boiling point में difference है। अब लगभग 30 डिग्री का difference है इन दोनों के boiling points में, 30 डिग्री या 30 केल्विन का difference है। तो इन्हें हम distillation के टेक्निक से separate कर सकते हैं, ठीक है। इफ द डिफरेंस इज इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, अगर बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, दोनों लिक्विड्स जो दो लिक्विड्स हम डिसॉल्व कर रहे हैं, दो मिसिबल लिक्विड्स जो हैं उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, लेट्स सपोज एक लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 40 डिग्री है और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट क्या 45 डिग्री, तो 5 का फर्क हो गया ना। तो ऐसे ही जिस अगर 25 से कम का फर्क होगा तो हम डिस्टिलेशन की जगह एक स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे, जब लेस देन 25 डिग्री या 25 केल्विन डिफरेंस हो, ठीक है। तो इट इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर, बहुत सारी अलग अलग गैसेस होती हैं एयर में प्रेजेंट, ठीक है। तो उन गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत पास होता है, इसलिए हम डिस्टिलेशन नहीं यूज कर सकते, वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। फर्क इतना होता है, यहाँ पे कुछ ग्लास बीड्स प्रेजेंट होते हैं, याद होगा आपको जब मैंने डिटेल में करवाया था तब मैंने इसका यूज भी बताया था, ठीक है। तो इज इन ऑर्डर टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर, अब तो एयर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स उसे हमने कैसे सेपरेट किया, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फ्लो चार्ट लर्न करना है, आपको थ्योरी में जाना ही नहीं है। आप ये फ्लो चार्ट बना के आएंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा, इसके आगे आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। सो एयर है, सो एयर में जितनी सारी गैसेस हैं, सबसे पहले वो सारी गैसेस को कंप्रेस किया गया और कूल किया गया by decreasing temperature, compressed and cooled by decreasing temperature, then it is converted into liquid air। तो gaseous air यानी एयर गैशियस फॉर्म में ही होगी ना, वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। कैसे कन्वर्ट हुई, बहुत सारे मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं गैशियस स्टेट में, इसको कंप्रेस किया गया तो मॉलिक्यूल्स पास आए, ठीक है। तो हमारी गैशियस स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो लिक्विड एयर बन गई। लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अभी ऊपर पढ़ा हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक हम यहाँ यूज करेंगे, तो जो ये वाली एयर है दैट इज अलाउड टू वार्म अप in fractional distillation column and then gases separate out depending on their heights। कितनी heights पे कौन सी गैस है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग सेपरेट आउट वो हो जाती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो तीन गैसेस का यहाँ मेंशन किया हुआ है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे लेट सेपरेट होएगी, आर्गन का उससे कम और नाइट्रोजन का सबसे कम। तो इन तीनों में अगर पूछा जाए नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन में कौन सी गैस सबसे जल्दी निकलेगी, कौन सी गैस सबसे जल्दी सेपरेट होगी, तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी अटेन हो जाएगा, तो वो गैस जल्दी सेपरेट हो जाएगी। ये साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि क्रिस्टल्स फॉर्म करना, यानी एक इम्प्योर सैंपल को प्योर करना, प्योरीफाई करना। प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक प्योर सॉलिड ऑब्टेन होता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसके एक इम्प्योर सोल्यूशन से, प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ये वाली क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है दैट इज बेटर देन इवेपोरेशन। उसका रीजन है, दो रीजंस है, डायरेक्ट लिखना आ जाता है 2 मार्कर क्वेश्चन में। सो क्या है ये जो टेक्निक है दैट इज बेटर देन इवेपोरेशन बिकॉज सम सॉलिड्स डिकम्पोज और गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। चार्ड मतलब आपने देखा होगा चीनी को अगर आप ज्यादा उबालें तो क्या होता है, वो ब्लैक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड चारिंग ऑफ शुगर, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हुआ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पॉइंट्स उठाए हुए हैं मैंने। Some impurities remain undissolved in solution even after filtration. On evaporation they contaminate the solid। तो यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि ये वाली जो टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक दैट इज बेटर देन इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के क्या होते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सी वाटर
for the separation of crystals of alum from impure sample and used for the separation of crystals of copper sulfate from impure sample. अब क्या है, ये तीनों जो क्वेश्चंस है 1 मार्कर में पूछे जाते हैं. कैसे पूछते हैं? Which technique is used for the separation of crystals of alum फ्रॉम इम्प्योर सैंपल. तो टेक्निक का नाम क्या बोलेंगे आप? टेक्निक का नाम है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक. ठीक है, तो इसके साथ हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है. इसके बाद है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? आई होप एवरीवन ऑफ ईच वन ऑफ यू इज वेरी क्लियर अबाउट इट. तो मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, बस एक अलग बात क्या थी इसमें, बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में, विच इज बोथ अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. कैसे होता है ये फिजिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ वैक्स. वैक्स जब मेल्ट करती है तो वापस वैक्स बन सकती है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज हुआ. लेकिन केमिकल चेंज इसमें क्या है, जब वैक्स बर्न होती है तो उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिलीज होता है, मॉइस्चर होता है बेसिकली. तो ये क्या है, ये हमारा केमिकल चेंज है, क्योंकि इससे ये जो मॉइस्चर है रिलीज हो जाता है, वापस नहीं बन सकता, तो ये हमारा केमिकल चेंज है. तो बर्निंग का प्रोसेस केमिकल है, लेकिन इसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स हमारा फिजिकल चेंज है. इसके बाद है लास्ट पॉइंट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा. मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे आर लस्ट्रस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब क्या होता है? दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थिन शीट्स. दे आर डक्टाइल, मतलब दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू थिन वायर्स. सोनरस मतलब दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक. तो उसको जब किसी सरफेस से स्ट्राइक किया जाता है तो साउंड रिलीज होती है, दिस इज सोनरस. एग्जाम्पल्स क्या है मेटल्स के? आप कोई भी 2 लर्न कर सकते हैं. गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज इसके ऑपोजिट होती हैं. दे शो वैरायटी ऑफ कलर्स. बहुत सारे कलर्स के होते हैं नॉन मेटल्स. जनरली कलर्ड सब्सटेंसेस नॉन मेटल्स ही होते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे ये गुड कंडक्टर्स है मेटल्स, और ये हमारे पुअर कंडक्टर है नॉन मेटल्स. दे आर नॉट लस्ट्रस, नॉट सोनरस एंड नॉट मैलिएबल. तो इसके जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखनी है आपको. एग्जाम्पल्स के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं. ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, एवरीथिंग एल्स इज नॉन मेटल. ठीक है, इसके बाद है लास्ट हमारा मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स में डिफरेंस. ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं. मिक्सचर्स क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. जब कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, सिर्फ मिक्सिंग होती है अपने आप, तो मिक्सचर्स बोलते हैं. लेकिन एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करे और नया कंपाउंड H2O बना, तो हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड है. मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बस आपस में मिक्स हो गए, तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा. ठीक है, तो ये हमारा मिक्सचर है. लेकिन कंपाउंड क्या बताया मैंने? जब इन दोनों से H2O मॉलिक्यूल बना, दिस इज अ कंपाउंड. ठीक है, फर्क समझ आ रहा है? यहाँ सिर्फ मिक्सिंग हुई है और यहाँ नया कंपाउंड फॉर्म होता है. मिक्सचर्स दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन. ऐसा तो नहीं है कि हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन लिया, हम कितना भी हाइड्रोजन और कितना भी ऑक्सीजन को मिक्स कर सकते हैं. लेकिन जब मेरे को H2O मॉलिक्यूल बनाना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एलिमेंट ही लिया, तभी H2O बना है. ठीक है, तो ये याद रखना, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, लेकिन मिक्सचर्स में वेरिएबल कंपोजिशन होती है. मिक्सचर्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. तो मिक्सचर जो है, जैसे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों गैसेस का जो मिक्सचर होगा वो इन दोनों की प्रॉपर्टीज शो करेगा. लेकिन न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. कंपाउंड जब बना, H2O जो हमारा कंपाउंड बना, इसकी एकदम अलग प्रॉपर्टीज होंगी H2 और O इनसे. ठीक है, एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी. Mixtures they have constituent, तो constituents can be separated by simple physical methods. क्योंकि सिर्फ मिक्सिंग हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तो इन्हें इजीली सेपरेट किया जा सकता है. बट कंपाउंड्स दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक. इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है. बहुत देर से कॉन्टिन्यूसली बोल रही हूँ मैं. प्लीज अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया, डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे. यू जस्ट हैव टू मेल मी और यू कैन यू गेट माई नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.